आज आपके लिए हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपको यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट सभी टेट परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा और यह आपके परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों तो हिंदी के सभी 30 प्रश्नों में से 30 प्रश्न की तैयारी करने की गारंटी मेरी है। मैं आपको हिंदी के सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करा सकती हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ए गोपाल दास व्यास, बी सुमित्रानंदन पत्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? गोपाल दास व्यास या सुमित्रानंदन पत्र अथवा जयशंकर प्रसाद अथवा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। ये आपके राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गबन मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख डॉट 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 है। क्या है? उपन्यास है, काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है। तो दोस्तों गबन मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपन्यास है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 रामचरितमानस में कितने कांड है? दोस्तों रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। रामचरितमानस में दोस्तों 7 कांड है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है होरी किस उपन्यास का पात्र है? ए प्रेमाश्रम, बी सेवा सदन, सी गबन, डी गोदान। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। गोदान में होरी का वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 रहीम किस बादशाह के दरबारी कवि थे? बाबर के, अकबर के, शाहजहाँ के, शेरशाह के। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? रहीम अकबर के दरबारी कवि थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है 3। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। देखिए दोस्तों इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न है। सभी परीक्षाओं में मुहावरे अक्सर पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर के मुहावरे आते ही आते हैं, इसलिए हमने इसमें मुहावरों को भी शामिल किया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं मुहावरों की तरफ। अंधेरे का दीपक क्या होता है? अनपढ़ व्यक्ति। आशा का स्रोत, इकलौता पुत्र, शोषित को न्याय। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है अंधेरे का दीपक है ऑप्शन नंबर सी इकलौता पुत्र। जब इकलौता पुत्र होता है तो लोग कहते हैं ये हमारे अंधेरे का दीपक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 काला नाग क्या किस मुहावरे का प्रतीक है? छिप कर प्रहार करने वाला, धोखेबाज, अशुभ घड़ी, अत्यधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा काला नाग का अत्यधिक खतरनाक, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक खतरनाक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरे से ही संबंधित प्रश्न संख्या 9 टांग अड़ाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए बदनाम करना, बी बिना कारण लड़ना, सी गलत काम करना, डी अवरोध पैदा करना। तो दोस्तों इस टांग अड़ाना का सही जवाब होगा अवरोध पैदा करना, ऑप्शन नंबर डी।
इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना, बहुत प्रचलित है 9 2 11 होना। इसका बताइए दोस्तों, इसका तो सभी बता देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, सी निशाना बन जाना, डी रफू चक्कर हो जाना। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या होगा? 9 2 11 का सही जवाब होगा रफू चक्कर हो जाना। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही जवाब है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कुछ लोकोक्तियाँ हैं। अभी ऊपर हमने मुहावरों को पढ़ा, अब 11 से लेकर 13 तक में हम लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न लोकोक्तियों से है। चोर चोर भाई, चोर चोर कैसे भाई होते हैं? चोर और चोर, समझ गया ना, मौसेरे भाई। चोर और चोर मौसेरे भाई होते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत प्रचलित कहावत है, अंधों में राजा, अंधों में क्या ऑप्शन होगा? काना राजा, अंधों में काना राजा। ये कहावत बहुत प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंथ कितने काज? 2 3 हजार कई। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है एक पंथ और 2 काज। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या है द्वंद्व समास का उदाहरण? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास में प्रयोजक चिन्ह होता है, इसका पहचानने का सबसे सरल तरीका है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा रुपया, पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है। ए लेन देन, बी सज्जन, सी चिड़ीमार, डी परोक्ष। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परोक्ष। अव्ययी समास का एक उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यथासाध्य में कौन सा समास है? यथासाध्य में कौन समास होगा? द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यथासाध्य में बहुव्रीहि समास है। जिसका कोई अन्य पद अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात भगवान विष्णु, इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर बताया है, जिसका न प्रथम पद प्रधान हो, न द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। 10 मुख अर्थात 10 मुखों वाला अर्थात रावण, यह बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है 10 मुख। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या होगा? तत्पुरुष तो है नहीं, कर्मधारय है नहीं, इसमें अव्यय लगा हुआ है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। नील कमल में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ विशेषण विशेष है। कमल की विशेषता है कि वो नीला है, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी
जहाँ पे विशेषण विशेष्य हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन करिए। नाविक कौन सा संधि है? नाव प्लस एक, ना प्लस एक, नो प्लस एक, नौ प्लस एक। तो दोस्तों यहाँ पर अय, आय, औ, आव का उदाहरण दिया गया है। अय आता है तो नाव धन अय आता है, यदि या आय आता है, औ आता है या आव आता है। तो नाव में, नाविक में आव आ रहा है, आव में नौ होगा, अर्थात जिसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ धन एक, नाविक। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अभिषेक का संधि विच्छेद करना है। कैसे होगा अभिषेक का संधि विच्छेद? अभि प्लस सेक, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा क्या? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभि धन सेक। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। तो दोस्तों संयोग व्यंजन संधि है, मनोहर विसर्ग संधि है, नमस्कार विसर्ग संधि है, परंतु इसमें जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पवन, यह स्वर संधि है। स्वर संधि में दोस्तों यह अयाज संधि का उदाहरण है। अभी जैसे हमने बताया था ऐ, आय, औ, आव, तो पवन में औ है पो धन अन, पवन। इसका होगा पो प्लस अन, पवन। यह अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड 3 भेद, 4, 5, 7। तो इसका सही जवाब है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, यदि आपको हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हिंदी के आने वाले और अच्छे अच्छे प्रश्न भी आपको मिल सके और आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सके। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? हिमालय, दुर्लभ, सदैव, उन्नति। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नति में व्यंजन संधि है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।